कैसे हो बेटा? चलो बच्चों, अपना जो लेक्चर हो रहा था बेटा, लास्ट लेक्चर अपना हुआ था, अपन उसमें बात कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ओके ठीक है, अपने जो मॉर्निंग बैचेज है बेटा उसमें अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ गए थे अपन कोलराउस लॉ तक, और जो इवनिंग बैच है बेटा उसमें अपन बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। ओके ठीक है, तो मैं वापस मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ताकि जो मॉर्निंग के बैच है वो 2 लेक्चर उनका आगे था वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और कनेक्टिविटी बन जाएगी बेटा। ओके, और अपने में काफ़ी हिंदी मीडियम के बच्चे भी ऐड है बेटा साथ में, तो मैं क्या करूँगा, जैसे जो भी स्टेटमेंट मैं बोलूँगा इंग्लिश के साथ मैं हिंदी में भी बोलूँगा, तो नोट करते टाइम जब मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी में बोलूँगा तो हिंदी वाले बच्चे उसे नोट करते रहना। ओके, बाकी एक्सप्लेन करने का मेथड तो मिक्स मेथड होगा बेटा, तो उसमें आप समझते रहना साथ साथ। ओके चलो बेटा, तो अपन बात कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बेटा थोड़ी कनेक्टिविटी बन जाए, तो पीछे जो अपन ने पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा रहा हूं बेटा, अच्छे से सुनना, फिर आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने क्या कहा था बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में आपस में संबंधों का अध्ययन करते हैं कि अपन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी है उनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है बेटा, फिर अपन ने बात करी थी बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन। तो अपन ने क्या कहा था कि वो सबस्टांस, वो पदार्थ जिनके एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो करने पर क्या होता है बेटा, आयंस में डिसोशिएट होते हैं, आयनों में वियोजित होते हैं, उनको अपन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा था, यानी वैद्युत अपघट्य कहा था। इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन। ओके, और नॉर्मली जो अपन इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में यूज करते हैं बेटा वो होते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट, और आयनिक में अपन ने डिटेल से पढ़ रखा है बेटा एसिड, बेस और सॉल्ट कौन कौन होते हैं, क्या होते हैं बेटा। ओके चलो बेटा, फिर अपन ने बात की थी बेटा सेल या बैटरी के बारे में। सेल या बैटरी क्या होता है बेटा, वो डिवाइस होती है, उपकरण होता है जिसको क्या करते हैं, एनर्जी सोर्स, ऊर्जा स्रोत के रूप में यूज करते हैं बेटा, उसे अपन क्या कहते हैं, सेल और बैटरी। और सेल और बैटरी के मेनली क्या होता है बेटा, 2 प्लेट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको अपन कहते हैं बेटा एनोड और कैथोड। 1 बाय 1 बात करेंगे इनके बारे में। फिर अपन ने कहा था सेल और बैटरी मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो अपन ने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। अपने फर्स्ट स्टार्ट किया था बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, यानी वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कहा था कि यानी वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वैद्युत अपघटन का प्रक्रम संपन्न होता है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं बेटा। ठीक है, वैद्युत अपघटन का प्रक्रम कैसे, यानी जब अपन ने क्या किया था, एक अपने सेल लिया था, उसके कंटेनर में अपन ने एक सॉल्यूशन फिल किया था बेटा, सॉल्ट का, NaCl का सॉल्यूशन लिया था, फिर बैटरी की हेल्प से कनेक्ट करके अपने क्या किया था, करंट प्रोवाइड करवाया था। तो अपने देखा था जो NaCl होता है वो आयंस में डिसोशिएट होता है, ब्रेक होता है बेटा, इस प्रक्रम को अपने बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके ठीक है, अब हमें पता है इसकी जो 2 प्लेट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एनोड और कैथोड, उस पे क्या होता है, अपोजिट आयंस रिएक्शन करते हैं, इसको अपन ने बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस और डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। ओके, आयंस की जो डिस्चार्जिंग होती है बेटा वो डिपेंड करेगी उनके डिस्चार्जिंग पोटेंशियल पर, विसर्जन विभव पर। जिस आयन का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है, हमें पता है उसके इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो पहले डिस्चार्ज होता है बेटा। एक एक करके अपने बात करी थी। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो होता है कि जैसे आपको कई सारे एग्जांपल्स दे रखे, उसमें कौन सा आयन कौन से इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होगा बेटा, ये आइडिया होना जरूरी है। तो मैंने कई सारी प्रॉपर्टी बताई थी, तो एक अपने हेडिंग लिखी थी नेचर ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस, आयनों के विसर्जन की प्रवृत्ति। तो एक अपने कहा था अगर एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलीन है, तो अपने क्या कहा था, वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के खुद के जो कैटायन एनायन होते हैं उनके साथ साथ वाटर के जो आयन होते हैं यानी H+ और OH- आयन, वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा। ओके, तो अपने क्या कहा था, S और P ब्लॉक का अगर कैटायन है वो खुद इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन नहीं करेगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, वाटर से आने वाला H+ आयन रिएक्शन करके H2 की फॉर्म में डिस्चार्ज होता है। ओके ठीक है, लेकिन D ब्लॉक कैटायन है वो क्या होगा, खुद डिस्चार्ज होता है बेटा, क्योंकि उसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है। क्लियर, ठीक है। फिर अपने बात की थी बेटा
एनाइन की बात की अपने, एनाइन के लिए अपने क्या कहा था, सिंगल एटॉमिक अगर एनाइन है बेटा, जैसे Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस, इनका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है, विसर्जन विभव कम होता है, तो वो इलेक्ट्रोड पर खुद रिएक्शन करते हैं, खुद डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन F माइनस डिस्चार्ज नहीं होता, उसकी जगह क्या होगा, OH माइनस आयन रिएक्शन करके O2 की फॉर्म में डिस्चार्ज होता है। क्लियर, ठीक है। फिर अपन ने कहा था पॉली एटॉमिक एनाइंस जो होते हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब क्या होते हैं, ये खुद डिस्चार्ज नहीं होते, उनकी जगह कौन होगा, O2 ही डिस्चार्ज होता है बेटा। क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो पॉली एटॉमिक एनाइन क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं। क्लियर, ये तो अपन ने कहा था बेटा किसके बारे में, एक्वस सॉल्यूशन अगर लिया अपने इलेक्ट्रोलाइट का, उसके बारे में। अब अपन बात करते हैं अगर मोल्टन सॉल्यूशन की अपन बात करें बेटा, मोल्टन सॉल्यूशन के लिए अपन क्या कहेंगे, मोल्टन सॉल्यूशन का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है बेटा, उसमें क्या खुद के कैटायन और एनायन क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वाटर वाले H+ या OH- आयन प्रेजेंट नहीं है। और जब हमें पता है वाटर वाले H+ या OH- आयन सॉल्यूशन में नहीं है, तो इलेक्ट्रोलाइट के खुद के कैटायन और एनायन को डिस्चार्ज होने के लिए कोई कंपटीशन फेस करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो मोल्टन सॉल्यूशन के लिए क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के खुद के कैटायन और एनायन डिस्चार्ज होंगे। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपने कहा था बेटा एक टेबल अपने बनाई थी, तो उसमें कई सारे एग्जांपल्स अपने लिखे थे, उसमें सभी एग्जांपल्स रटने के बजाय एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, किस कंडीशन में कौन डिस्चार्ज होता है, कौन डिस्चार्ज नहीं होता बेटा। क्लियर, चलो फिर अपन ने बात की थी फैराडेज लॉ की। फैराडेज लॉ में क्या कहेंगे बेटा, फैराडे लॉ क्या बताता है कि अपन इस पूरे प्रोसेस में स्टडी ही क्या करते हैं, अपन सॉल्यूशन में क्या करते हैं, करंट पास करते हैं और उससे आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज होते हैं। क्या कहा था बेटा अपन ने फैराडे लॉ में, आयंस क्या करते हैं, यानी कितनी करंट पास करते हैं, उससे आयंस की कितनी अमाउंट इलेक्ट्रोड पर जाकर रिएक्शन करती है, यानी डिस्चार्ज होती है। ये अपन फैराडे लॉ में स्टडी करते हैं बेटा। इसके बेसिस पे अपन ने दो फैराडे लॉ की बात की थी, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में अपन ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले, जमा होने वाले सबस्टांस की अमाउंट क्या होती है, जो पास्ड करंट होती है, प्रवाहित धारा होती है बेटा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन ने कहा था W प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर, W यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, सबस्टांस की अमाउंट, और Q क्या है बेटा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश की मात्रा। क्लियर, ठीक है। ये अपन ने बात की थी फैराडे के फर्स्ट लॉ की। सेकंड लॉ में अगर हम बात करें तो सेकंड लॉ में अपन ने क्या कहा था बेटा कि इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सबस्टांस की जो अमाउंट होती है वो क्या होता है, सबस्टांस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या कहा, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सबस्टांस की अमाउंट सबस्टांस के इक्विवेलेंट वेट कैपिटल E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी W प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E। क्लियर, ठीक है। इसको अपने आगे डेराइव करके भी देखा था बेटा। ये तो ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की अपनी बात की बेटा, लेकिन मेनली क्वेश्चंस में काम करने के लिए मैंने कहा था बेटा, उसमें कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा अपन ने कहा था क्या, अगर सबस्टांस की मतलब कितनी अमाउंट अगर डिपॉजिट होगी, उसके लिए चार्ज की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। तो अपन ने क्या कहा था, 1 इक्विवेलेंट सबस्टांस इक्वल टू 1 फैराडे एंड 1 मोल सबस्टांस इक्वल टू x फैराडे। यानी क्या कहा था, इलेक्ट्रोड पर कोई भी सबस्टांस है, उसका 1 इक्विवेलेंट सबस्टांस अगर हमें डिपॉजिट करना है, जमा करना है, तो उसके लिए कितना चार्ज चाहिए, 1 फैराडे होना चाहिए। और 1 मोल सबस्टांस को डिपॉजिट करने के लिए कितना सबस्टांस यानी कितनी चार्ज चाहिए बेटा, x फैराडे के इक्वल बेटा। ठीक है, तो क्या कहा था, 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 फैराडे, 1 मोल इक्वल टू x फैराडे। ये किसकी वैल्यू है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा। और यहाँ पर x क्या होता है बेटा, वैलेंसी फैक्टर यानी संयोजकता गुणांक, जिसको n फैक्टर भी अपन कहते हैं बेटा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने डिटेल से बताया था। क्लियर, तो ये अपन ने बात की थी बेटा फैराडेज लॉ की। ओके, ठीक है। अब अपन आए थे बेटा उसके बाद रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, कैपिटल R। रेजिस्टेंस के लिए अपन ने क्या कहा था बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट, यानी धारा प्रवाह में
क्या जो अवरोध होता है बेटा, बैरियर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा। इसका सिंबल होता है आर और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। क्लियर, ठीक है। और अपन एक फॉर्मूला भी लिखा था कि सबस्टांस का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो क्या होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल टू सबस्टांस की जो लेंथ होती है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके रेस्पेक्ट में अपन ने क्या कहा था, आर प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्लियर, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शनल साइन है बेटा, इसको हटाने के लिए अपन ने एक कांस्टेंट यूज किया था जिसको अपन ने क्या कहा था, रो। ओके, तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां आर, इस आर को अपन ने क्या कहा बेटा, रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट अपन ने क्या बोली बेटा, ओम होता है। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और इसकी यूनिट अपन ने क्या लिखी थी, ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर, ये यूनिट बेटा बार बार बहुत काम आएगी बेटा, ये अपन ने बात करी थी, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर, ठीक है। तो ये अपन ने कहा रेजिस्टेंस के बारे में। फिर अपन आए थे बेटा कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या कहेंगे बेटा, वो सबस्टांस जो अपने में से करंट फ्लो होने देते हैं, उन सबस्टांस को अपन ने क्या कहा था, कंडक्टर कहा था। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल्स है या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बेटा, ये सभी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनमें से अपन करंट फ्लो कर सकते हैं। क्लियर, और इस प्रॉपर्टी को अपन ने क्या कहा था, कंडक्टेंस बोला था बेटा। क्लियर, ठीक है। एक बात तो श्योर है, अगर करंट फ्लो में बैरियर जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, कंडक्टेंस यानी करंट फ्लो उतना ही कम होगा। तो अपने क्या कहा था, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्लियर, ठीक है। तो अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था बेटा, सी इक्वल टू क्या लिखा था बेटा, इनवर्सली मतलब क्या लिखा था, सी इक्वल टू 1 बाई आर। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताने का पर्पज यही था बेटा, ताकि यूनिट्स वगैरह आपको रखना ना पड़े और आप कंपेयर करके याद रखो बेटा। कैसे, अगर सी कंडक्टेंस यानी सी आर रेजिस्टेंस की अगर इनवर्स है तो आर की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। तो ये इसका इनवर्स है, तो कंडक्टेंस की यूनिट अपन ने क्या बोली थी बेटा, ओम इनवर्स, महो या फिर साइमन। क्लियर, तो ये किसकी यूनिट थी बेटा, कंडक्टेंस की थी बेटा। क्लियर, ठीक है। फिर अपन ने क्या कहा था, रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या है, कंडक्टेंस। वैसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको बोलेंगे अपन के से। इसके बाद बेटा यही अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो क्या कहा था, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का इनवर्स। और कंडक्टर की अगर अपन बात करें तो अपन एक नाम बोला बेटा, दो टाइप के कंडक्टर अपने डिस्कस किए थे, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए अपन ने क्या कहा था, ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन या तो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में होते हैं, जबकि मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर बात करें बेटा टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस के कई सारे टाइप्स अपन डिस्कस करते हैं बेटा। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 अपन ने क्या किया था बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। क्या कहा, नंबर 1 अपन ने क्या लिखा था बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। और इसका सिंबल अपन ने क्या लिखा था बेटा, कप्पा स्मॉल के। ओके, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर पर ml वॉल्यूम। फिर कह रहा हूं बेटा, प्रति ml आयतन के लिए किसी सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और मैंने कहा भी था, जहां पर स्पेसिफिक वर्ड लग जाए वहां पर अपन क्या करते हैं बेटा, पर यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, चाहे स्पेसिफिक हीट हो, चाहे स्पेसिफिक चार्ज हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो। तो इस बात को ध्यान रखना बेटा, जहां स्पेसिफिक वर्ड यूज हो जाए, विशिष्ट शब्द लग जाए, वहां पर अपन क्या करते हैं, पर यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या कहा, किसी सॉल्यूशन के पर ml वॉल्यूम के लिए जो कंडक्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपन ने बोला था बेटा के। क्लियर, ठीक है। तो फिर मैंने क्या कहा था, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर, फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या, कंडक्टेंस। वैसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर, तो इसका फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, के इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, अपन ने क्या लिखा, 1 बाई रो। बात समझ में आ गई। जैसे अपन ने क्या कहा था, रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है वो कंडक्टेंस, वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो का इनवर्स क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी के। क्लियर,
बस अब इसकी यूनिट हमें ध्यान में, तो बेटा इसका इनवर्स कर दो। इसकी यूनिट अपने पास क्या आई थी, ओम इनटू सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। काम खत्म, क्लियर, ठीक है। एक फॉर्मूला अपन ने और लिखा था बेटा, क्या अपने क्या फॉर्मूला डेराइव किया था, के इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था, सी इंटू एक्स। ये एक एक चीज अपने डेराइव करके बताइए बेटा, ठीक है। के इक्वल टू सी एक्स, के यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और सी क्या होता है, कंडक्टेंस, और x क्या होता है बेटा, सेल कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना, सेल कांस्टेंट यानी किसके इक्वल, L बाई A के इक्वल। बेटा बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये अपन ने कहा इसका फर्स्ट टाइप जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्लियर, ठीक है। सेकंड टाइप अपन ने डिस्कस किया था बेटा, कौन सा, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस यानी लेमडा एम। मोलर कंडक्टेंस नाम से पता चल रहा है बेटा, मोलर कंडक्टेंस यानी किसके रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे बेटा, पर मोल के रेस्पेक्ट में। यानी 1 मोल सब्सटेंस को अगर सॉल्वेंट में डिसोल्व करके VmL सॉल्यूशन अपन बनाए तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस बोली जाती है। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या कहा, 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल के रेस्पेक्ट में 1 मोल सब्सटेंस को अगर सॉल्वेंट में डिसोल्व करके अगर हम VmL सॉल्यूशन बनाए तो उसकी कंडक्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस, क्लियर, ठीक है। इसका फॉर्मूला अपन ने डेराइव किया था बेटा, लेमडा एम इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन अपन ने क्या लिखा था बेटा, एम। ये इसका फॉर्मूला अपन ने डेराइव किया था, क्लियर। और इसकी यूनिट क्या लिखी थी बेटा अपन ने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, याद है ना बेटा, ठीक है। ये इसकी यूनिट थी मोलर कंडक्टेंस की बेटा, क्लियर, लेमडा एम। अब अपन ने बात की थी मोलर कंडक्टेंस के बाद बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, नंबर 3, थर्ड टाइप इसका डिस्कस किया था अपन ने, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकत्व है। तो बच्चों देखो बात करते हैं लेमडा EQ, नाम से पता चल रहा है। अभी जो अपन ने बात की थी बेटा मोलर कंडक्टेंस यानी 1 मोल के रेस्पेक्ट में, यहां अपन बात किसकी करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी पर इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में, क्लियर। तो क्या कहेंगे, किसी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट को, एक तुल्यांक को अगर सॉल्वेंट में, विलायक में डिसोल्व करके अगर हम VmL सॉल्यूशन बनाए तो उसकी कंडक्टेंस को अपन क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे, तुल्यांकी चालकत्व बोलेंगे, क्लियर, ठीक है बेटा। तो इसका फॉर्मूला अपने क्या डेराइव किया था बेटा, लेमडा EQ इक्वल टू क्या लिखा था, K मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन अपने क्या लिखा था बेटा, N, ठीक है। M यहाँ पर बेटा मोलरिटी होता है, यहाँ पर होता है ये नॉर्मेलिटी, क्लियर। कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ते हैं बेटा एक एक करके, मोलरिटी नॉर्मेलिटी वही है ये, क्लियर। और इसकी यूनिट के लिए अपने क्या कहा था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और नॉर्मेलिटी है पर इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट इनवर्स, क्लियर, ठीक है। तो ये अपने बात करी थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी K, मोलर कंडक्टेंस यानी लेमडा M एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी लेमडा EQ, क्लियर, ठीक है। और इनमें रिलेशन की भी अपने बात की थी, जैसे नॉर्मेलिटी का रिलेशन अपन क्या लिखते हैं बेटा, N इक्वल टू क्या होता है, M मल्टीप्लाई बाई X, यानी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को हम आपस में कंपेयर करते हैं बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से। वैसे ही जो मोलर कंडक्टेंस लेमडा M और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेमडा EQ होता है, इनको भी हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला अपन ने लिखा था बेटा, क्या था, लेमडा M इक्वल टू लेमडा EQ मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, X होता है। एक की वैल्यू हमारे पास आ जाए, उसकी हेल्प से दूसरे की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास आ सकती है, क्लियर। यहां तक अपन ने बात की थी बेटा, समझ में आया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। और सबसे खास बात बेटा, मैंने जैसे कहा भी था बेटा, क्या अगर बोला जाए आपसे कंडक्टिविटी, तो नॉर्मली क्या होते हैं, बच्चा सीधा C मान के अप्लाई कर देता है बेटा, लेकिन ध्यान रखना C फॉर कंडक्टेंस, चालकत्व, क्या कहा मैंने, C फॉर कंडक्टेंस यानी चालकत्व, और K फॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता। मेरा कहने का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी या चालकता बोले तो C नहीं K मान के अप्लाई करना है, वरना गलती कर जाओगे बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा, यहां तक बात ठीक है। चलो बेटा, तो ये तो अपन ने बात की थी कंडक्टेंस क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्लियर, ठीक है। इनकी यूनिट्स क्या होती है, आपस में रिलेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाया बेटा ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। चलो अब बात करते हैं बेटा इसके आगे।
तो अपन जो इवनिंग वाला बैच था बेटा उसमें अपन बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। ओके, चलो बेटा हेडिंग लिखो, बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस यानी चालकत्व का मापन। ओके, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, चालकत्व के मापन में मैंने स्टेटमेंट लिखाया था, डायग्राम भी बनाया था, यहां तक अपन ने किया था, वो वापस करवा रहा हूं बेटा, देखो ताकि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये आगे अपन को आइडिया हो। तो एक स्टेटमेंट मैंने बोला था बेटा क्या, कि किसी सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है, चालकत्व होता है, उसका मापन, उसका मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं बेटा, कंडक्टेंस मेजरमेंट सेल या व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से करते हैं। क्या कहा था बेटा, फिजिक्स में नाम आता है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, अब बच्चे के दिमाग में है कि सर व्हीट स्टोन ब्रिज में तो हम बात करते हैं किसके बारे में, रेजिस्टेंस को आपस में कंपेयर करते हैं, प्रतिरोध को आपस में तुलना करते हैं प्रतिरोधों की, लेकिन यहां पर तो अपन बात कर रहे हैं कंडक्टेंस, चालकत्व की। बात सही है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से अगर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाए तो रेजिस्टेंस का इनवर्स ही तो क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस होता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन का अगर प्रतिरोध आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो उस प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की हेल्प से हमारे पास कंडक्टेंस यानी चालकत्व आएगा ही नहीं आएगा, आएगा बच्चों। क्लियर, ठीक है बेटा। तो अपन ने क्या कहा था, The measurement of conductance is done by conductance measurement cell और Wheatstone bridge। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, नोट नहीं किया तो कर लेना। क्या, The measurement of conductance is done by measurement conductance cell और Wheatstone bridge, यानी चालकत्व का मापन चालकत्व मापी सेल या व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किया जाता है। क्लियर, ठीक है बेटा। चलो बच्चों, तो अब बात करते हैं बेटा, डायग्राम बना के उसको आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो अपन ने कहा था जैसे एक अपन ने एक कंटेनर लिया था, क्योंकि हमें पता है हमें बात करनी है बेटा सॉल्यूशन की बात करनी है, तो हमें पता कंटेनर में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वैद्युत अपघट्य का विलयन हमें भरना पड़ेगा। तो ये अपन एक कंटेनर लिया था बेटा, इस कंटेनर में जैसे अपन ने सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, और इस कंटेनर को अपन ने क्या किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम करते ही क्या बेटा, प्रतिरोधों की तुलना करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या किया, कई सारे प्रतिरोध अपने लिए थे, जैसे बीच में ये अपन ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया बेटा। अब अपन क्या करेंगे, प्रतिरोध की सहायता से जैसे इसे जोड़ रहे हैं, साथ साथ डायग्राम बनाना है बेटा आपको। मैं इसमें कई सारे प्रतिरोध जोड़ रहा हूं, ये प्रतिरोध जोड़े हैं, और ये इसको एक एसी सोर्स की हेल्प से अपन ने कनेक्ट किया बेटा। ठीक है, इन प्रतिरोधों को मैं इन पॉइंट से ऐड कर रहा हूं, ये वायर के थ्रू बच्चों अपन ने क्या किया, इन प्रतिरोधों को इन पॉइंट्स को इन एंड से ऐड कर दिया बेटा इलेक्ट्रोड की हेल्प से। ये अपने पास क्या है, ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्या लिखा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये अपने सॉल्यूशन फिल किया गया बेटा, और इसके बाहर एक और कंटेनर मैंने लगाया बेटा, जिसमें एक सॉल्यूशन फिल किया गया बेटा, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेबल सॉल्यूशन। थर्मोस्टेबल सॉल्यूशन मतलब ताप स्थायी विलयन। इसका काम क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपन ने लिया है बेटा, इसके टेम्परेचर को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। क्या लिखा आपने, थर्मोस्टेबल सॉल्यूशन लिखा है मैंने, थर्मोस्टेबल सॉल्यूशन, ताप स्थायी विलयन। ओके, ठीक है, ये क्या करेगा, जो अपन ने बात की है बेटा, क्या ये सॉल्यूशन लिया है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है बेटा, इसको मैं बोल रहा हूं अननोन सॉल्यूशन। क्या कहा बेटा, अननोन सॉल्यूशन यानी अज्ञात विलयन। ओके, ठीक है। फिर बच्चे के दिमाग में, सर व्हीटस्टोन ब्रिज में तो हम क्या करते हैं, 4 प्रतिरोध हम लेते हैं। यहाँ तो प्रतिरोध आपने 3 ही लिए हैं। बिल्कुल बेटा, 3 प्रतिरोध तो कौन कौन से हैं, ये जैसे R1 है, ये R2 है, ये R3 अपने माना। चौथा प्रतिरोध कहाँ है, चौथा प्रतिरोध क्या करेगा बेटा, ये वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें हमें पता है बेटा, अगर इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। तो हमें पता है बेटा, बीच में बैरियर भी तो होगा, नहीं होगा, होगा बेटा, प्रतिरोध भी होगा, और जो सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होगा, विलयन का जो प्रतिरोध होगा, वही क्या होगा बेटा, चौथे प्रतिरोध का काम करेगा, फोर्थ रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसको मैं बोल रहा हूं बेटा R अननोन, यानी अज्ञात विलयन का
प्रतिरोध। क्लियर? ठीक है बेटा। अब अपन बात करें बच्चों, देखो हमें पता है अगर ये जहां कंडक्टर की बात आती है वहां अपन क्या करते हैं बेटा, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं बेटा। तो क्या करते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से अपन ने क्या लिखा था बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज में सभी रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेशियो लेते नहीं लेते, लेते हैं बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे, एक रेजिस्टेंस तो हमारे पास कौन सा बेटा, ये आर अननोन जो अज्ञात है बेटा, अपॉन में क्या लिखेंगे, R1 इक्वल टू बाकी रेजिस्टेंस कौन से हैं, R2 अपॉन R3। क्लियर? ठीक है। और यहां से अपन बात करें तो R अननोन अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, R अननोन इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R3। इस R1 को मैंने इस R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मुझे पता है मेरे पास अगर ये जो अननोन सॉल्यूशन है, अज्ञात विलीन है, इसका प्रतिरोध मेरे पास आ गया, तो ये बताओ इस प्रतिरोध, इस रेजिस्टेंस की हेल्प से मेरे पास इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस यानी C की वैल्यू आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा। वो कैसे आएगी, हमें पता है C अननोन यानी जो अननोन सॉल्यूशन है, अज्ञात विलीन है, इसके चालकत्व का मान अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/r अननोन, यानी जो अननोन सॉल्यूशन है इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, 1/r1 r2 अपॉन r3। r3 अगर ऊपर जाए तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, R3 अपॉन R1 R2। ये अपने पास क्या आ जाएगा, जो अननोन सॉल्यूशन है उसके कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, उसके चालकत्व का मान आ जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा। और यहां पर जो AC सोर्स है बेटा, ये जो सोर्स है इसको बोलते हैं बेटा AC सोर्स। क्लियर? ठीक है बेटा। तो ये डेरिवेशन हमें ध्यान रखनी है बेटा, फाइनल रिजल्ट अपना कैसे आता है, कैसे करना है। क्लियर? बात समझ में आई बेटा यहां तक? ठीक है बेटा, चलो नोट कर लिया होगा ये। अब इसमें खासकर ध्यान रखना बेटा, एक दो पॉइंट्स इसके बारे में पूछे हुए बेटा। क्या? सबसे पहले ध्यान रखना, अपन यहाँ पर नॉर्मली अपन क्या करते हैं बेटा, AC सोर्स का यूज करते हैं। AC सोर्स का यूज क्यों करते हैं बेटा, अगर बाय द वे DC सोर्स अगर हम यूज करते हैं तो क्या करेगा, DC इस सॉल्यूशन को बहुत जल्दी फास्टली इलेक्ट्रोलाइज कर देगा बेटा। ठीक है, बहुत जल्दी से आयनों में तोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा, यानी इतना जल्दी आयनों में डिसोशिएट हो जाएगा ये सॉल्यूशन कि अपन कंडक्टेंस का सही से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे बेटा। ओके, तो यहाँ पर अपन DC सोर्स का यूज न करके क्या करते हैं, AC सोर्स का यूज करते हैं बेटा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो स्टेटमेंट लिखो ये, इन दिस प्रोसेस AC source used, in this process AC source used because in condition of DC source solution may be, in condition of DC source solution may be electrolyzed fastly so concentration and conductance of solution may be changed। ओके, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखो बेटा, इस प्रक्रम में AC स्रोत का प्रयोग किया जाता है, इस प्रक्रम में AC स्रोत का प्रयोग किया जाता है क्योंकि DC स्रोत की स्थिति में विलयन तीव्रता से वैद्युत अपघटित हो सकता है। DC स्रोत की स्थिति में विलयन तीव्रता से वैद्युत अपघटित हो सकता है, जिससे विलयन की सांद्रता व चालकत्व परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं बेटा। देखो एक क्वेश्चन इस इलेक्ट्रोड पर पूछा गया है बेटा। क्या?
कि यहाँ पर ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है बेटा, प्लेटिनम ब्लैक से कवर होता है बेटा। ओके, एक सिंपल सी बात है बेटा। आप कहोगे सर इसका क्या फायदा है, तो ये क्या करता है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सिंपल सी बात है बेटा, जैसे अपन पेन में क्या करते हैं, रिफिल यूज करते हैं, रिफिल के ऊपर अगर पेन का कवर अपन ने लगाया बेटा तो क्या होगा, ओनली रिफिल की बजाय कवर के साथ अगर पेन है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, नहीं होगा, होगा बेटा। यही काम यहाँ होता है। तो क्या कहेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, प्लेटिनम ब्लैक, यानी इसकी एक लेयर होती है बेटा कार्बन की लेयर टाइप से, उससे इसको कवर किया जाता है। और ये जो कवर करना, इसका क्या फायदा होता है, ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड के सरफेस एरिया और एड्सॉर्प्शन एरिया, एड्सॉर्प्शन ये सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे बेटा अपन। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा ऐड होना, यानी आयंस क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो अपन ने लिया है बेटा, इसके आयंस इलेक्ट्रोड पर जाकर रिएक्शन करते नहीं करते, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ये प्रोसेस ज्यादा अच्छे से कंप्लीट होगा बेटा। तो क्या कहेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्लेटिनम ब्लैक से कवर किया जाता है, जो क्या करता है, इसके इलेक्ट्रोड के सरफेस एरिया को और एड्सॉर्प्शन एरिया यानी पृष्ठीय सतह और अधिशोषण सतह दोनों को बढ़ा देता है और इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी को कम कर देता है, यानी जो वैद्युत इनकी ध्रुवता को कम करता है। आप कहोगे सर पोलैरिटी को कम करना इसका क्या फायदा है, तो पीछे अपन ने बात की थी, आपको याद है तो, कि जनरली इन प्रोसेस में अपन क्या करते हैं बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। क्यों, इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा बेटा रिएक्शन करने वाला होगा, हमें पता है सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में रिजल्ट उतना ही रॉन्ग होगा बेटा। बात समझ में आ गई, हमें चाहिए इलेक्ट्रोड इनर्ट होना, अक्रिय होना, ताकि वो सॉल्यूशन विलयन के सापेक्ष क्रिया नहीं कर सके और जो रिजल्ट हमें सॉल्यूशन के लिए चाहिए वो रिजल्ट ज्यादा सही हो बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। तो स्टेटमेंट लिखो बेटा इंग्लिश वाले बच्चे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड is covered by platinum black, platinum electrode is covered by platinum black which is increased to surface area and adsorption area of electrode, which is increased to surface area and adsorption area of electrode and decrease to polarity of electrode, decrease to polarity of electrode। ओके, हिंदी वाले बच्चे लिखो बेटा, लिखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम ब्लैक, आपको भी ऐसे लिखना है बेटा, काला प्लेटिनम नहीं लिखना है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम ब्लैक से लेपित किया जाता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम ब्लैक से लेपित किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोड के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तथा अधिशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाता है, जो कि इलेक्ट्रोड के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अधिशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाता है, तथा इलेक्ट्रोड की ध्रुवता, पोलैरिटी, इलेक्ट्रोड की ध्रुवता को कम करता है, इलेक्ट्रोड की ध्रुवता को कम करता है, तथा इलेक्ट्रोड की ध्रुवता को कम करता है। बात समझ में आई बेटा? चलो, तो ये अपन ने बात की बेटा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस यानी चालकत्व का मापन। ओके, अब बात करते हैं बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर। क्लियर? चलो बेटा हेडिंग लिखो, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व का मापन।
मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व का मापन, विशिष्ट चालकत्व स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी अब अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सी की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, के की बात कर रहे हैं। क्लियर? यानी के का मेजरमेंट हमें कैसे करना है, कोई हमें ऐसा सॉल्यूशन दे दे जिसके लिए के बारे में हमें आइडिया नहीं हो, उसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता का मापन अपन कैसे करते हैं। ओके, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात तो जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या, कि किसी सॉल्यूशन, कोई अननोन सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन यानी जिसकी कंडक्टेंस वगैरह के बारे में हमें आइडिया नहीं है, यानी कोई अननोन सॉल्यूशन, उसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मेजरमेंट किसकी हेल्प से करते हैं, ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं नॉन सॉल्यूशन। क्लियर? अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, मैंने क्या कहा, इसका मतलब है बात जो दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्या अननोन सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मेजरमेंट किसकी हेल्प से करते हैं बेटा, नॉन सॉल्यूशन। या नॉन सॉल्यूशन कौन सा, जिसके लिए कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों की वैल्यू हमें ध्यान हो। ओके, आप कहोगे सर कैसे, तो बच्चों देखो समझते हैं इस बात को। पहली बात तो कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इनका रिलेशन क्या होता है बेटा, K = C × X। क्लियर? ठीक है बेटा, ये अपने देखा था। अब अपन क्या करते हैं, नॉर्मली मान लो हमें ऐसा कोई सॉल्यूशन दे दे जिसके लिए क्या, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी K और C इन दोनों का हमें आइडिया हो, तो क्या करेंगे बेटा, उस सॉल्यूशन को अपन क्या करते हैं बेटा, इसे कंटेनर के अंदर फिल करते हैं बेटा। ठीक है, एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं, इस सॉल्यूशन को अपन ने फिल किया है जिसके लिए K और C का हमें आइडिया है। अब क्या करेंगे, अगर इस सॉल्यूशन के लिए K और C यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस दोनों का हमें आइडिया है, तो ये बताओ K = C × X से हमारे पास सेल कांस्टेंट X आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर सेल फिक्स है, अब अपन क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को इस कंटेनर से हटाकर क्या करेंगे, इसकी जगह वो सॉल्यूशन फिल करेंगे जिसके बारे में हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आइडिया होना चाहिए, यानी जिसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर? ठीक है। अब हमें पता है कंटेनर वही है, इलेक्ट्रोड वही है, तो हमें पता है बेटा सेल का कांस्टेंट X क्या रहेगा, वही रहेगा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, अब अपने जो नॉन सॉल्यूशन था जिसके लिए K और C के बारे में हमें आइडिया था, हमें पता था, उसको फिल करके पहले क्या किया, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से इस सेल का कांस्टेंट यानी सेल कांस्टेंट X की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अपन क्या करेंगे, यानी कोई अननोन सॉल्यूशन फिल करेंगे, अननोन सॉल्यूशन अज्ञात विलयन इसमें भरेंगे, उसके लिए हमें K की वैल्यू चाहिए। उसके लिए अगर हमें K की वैल्यू चाहिए तो X तो हमारे पास आ ही गया है पहले वाले सॉल्यूशन से। आप कहोगे सर C कहां से आएगा, C कहां से आएगा बेटा, या तो हमें C देगा मेडिकल लेवल पे, और अगर बाय द वे जेई लेवल पे नहीं दे अगर C, अज्ञात विलयन के लिए C का मान चालकत्व का मान है, तो कैसे करेंगे बेटा, जेई लेवल पे अगर अपन बात करें तो अपन को C कैलकुलेट करना भी पड़ सकता है बेटा। वो कैसे करेंगे, जस्ट इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट जो अपने डिस्कस किया बेटा, क्या, कंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस यानी चालकत्व का मापन, यानी आपको इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस देगा बेटा, R देगा, उस R की हेल्प से क्या आ जाएगा, C का मान आ जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली अपन क्या करेंगे, जो अननोन सॉल्यूशन है बेटा, अज्ञात विलयन है, उसके लिए K की वैल्यू कहां से आएगी, C का मान मेडिकल लेवल पे हमें दे सकता है या हमें रेजिस्टेंस देगा बेटा, रेजिस्टेंस से C की वैल्यू आ जाएगी। X की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये अपने बात करी है, इन दोनों की हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा, K की वैल्यू आ जाएगी बेटा। बात समझ में आ गई, क्लियर, यस और नो? ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, specific conductance, the measurement of specific conductance of unknown solution, the measurement of specific conductance of unknown solution, the measurement of specific conductance of unknown solution is done by solution of non conductance and non-specific conductance. Is done by solution of non-conductance and non-specific conductance. हिंदी में लिखो बेटा, अज्ञात विलयन के विशिष्ट चालकत्व का मापन, अज्ञात विलयन के विशिष्ट चालकत्व का मापन
अज्ञात विलयन के विशिष्ट चालकत्व का मापन। ज्ञात चालकत्व व विशिष्ट चालकत्व वाले विलयन की सहायता से किया जाता है। ज्ञात चालकत्व व विशिष्ट चालकत्व वाले विलयन की सहायता से किया जाता है। ज्ञात चालकत्व व विशिष्ट चालकत्व वाले विलयन की सहायता से किया जाता है। क्लियर? नोट कर लिया बेटा स्टेटमेंट। चलो बेटा देखो इसे डेराइव करके देखते हैं बेटा। देखो न्यूमेरिकल्स में हमारे कैसे काम आएगा, कैसे करना है बच्चों। देखो अभी अपन ने बात की बेटा, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का रिलेशन क्या होता है बेटा, K इक्वल टू CX। क्लियर? ठीक है, यहां से अपन क्या कह सकते हैं बेटा, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाई C होगा बेटा। ठीक है, अब हमें पता है दो टाइप के सॉल्यूशन को हमें कंपेयर करना है बेटा। एक तो कौन सा, नॉन, एक अननोन यानी ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन। ओके, तो क्या करेंगे, इस रिलेशन से अपन क्या करते हैं, दो इक्वेशन बना सकते हैं बेटा। एक तो नॉन सॉल्यूशन यानी ज्ञात विलयन, एक अननोन सॉल्यूशन यानी अज्ञात विलयन के लिए। ओके ठीक है बेटा, तो अपन क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, k नॉन ज्ञात विलयन के लिए बात करें बेटा, अपॉन क्या लिखेंगे c, ये भी कौन सा है बेटा, नॉन, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 1। क्लियर? ठीक है, वैसे ही मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, x इक्वल टू k। अब k कौन सा बेटा, अननोन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या लेंगे, अननोन वाली लेंगे, अपॉन c भी क्या लेंगे बेटा, अननोन यानी अननोन सॉल्यूशन के लिए, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 2। क्लियर? ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो x और x को इक्वल कर दे तो क्या लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आपस में कंपेयर कर दे तो अपन क्या कहेंगे, x इक्वल टू x होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। तो अपने पास रिलेशन क्या आ गया, k नॉन अपॉन c नॉन इक्वल टू, यहां x किसके इक्वल है बेटा, k अननोन अपॉन c अननोन। क्लियर? ठीक है, अब अपन को कैलकुलेट क्या करना था बेटा, अननोन सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी किसकी बात कर रहा है बेटा, k अननोन की। तो यहां से अपन क्या कर रहे हैं बेटा, k अननोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, k नॉन मल्टीप्लाई, इस c को इधर लेके आए तो क्या लिखेंगे बेटा अपन, c अननोन, और अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, c नॉन। ठीक है, ये रिलेशन अपने पास आता है। तो बच्चों देखो, ये तो ठीक है बेटा, डेराइव करने का तरीका होता है कि इस फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं बेटा, डेरिवेशन खाली होता है समझने का, लेकिन न्यूमेरिकल्स में फास्टली अगर हमें अप्लाई करना है तो वहां पर काम आती है बेटा अपनी ट्रिक्स, इजी वे में कैसे याद रखना है ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके बेटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या? तो देखते हैं बेटा, ये तो ठीक है, फाइनल फॉर्मूला अपने पास आया है, लेकिन इसको हमें याद नहीं रखना है बेटा। ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कहां पर नॉन की बात करा, कहां पर अननोन की बात करा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, अननोन मतलब अज्ञात और नॉन मतलब क्या, ज्ञात बेटा। ठीक है, ज्ञात अज्ञात याद रखना, कैसे करना है, क्या करना है बेटा। और मैंने कहा जैसे फाइनली हमें दिमाग में क्या सेट रखना है जिसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो बेटा, तो कैसे करना है अपनी स्टाइल में याद रखना बेटा। ट्रिक क्या, अपने क्या लिखा है बेटा, k इक्वल टू क्या होता है बेटा, c मल्टीप्लाई बाई x होता है बेटा। क्या होता है, k इक्वल टू c इंटू x। x तो यहाँ पर क्या होता है, सेल कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है बेटा उसे हटाओ, उसका कोई काम है क्या, नो। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, k प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, c। क्लियर? ठीक है बेटा, अब हमें r से अगर कंपेयर करना हो बेटा तो हमें पता है बेटा, r के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/r, काम खत्म। तो क्या लिखेंगे, फाइनल रिलेशन मेरे पास क्या आ गया, k प्रोपोर्शनल टू c, और c क्या होता है, r के इनवर्स, तो क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये रिलेशन याद रखना बेटा, चाहे आपको c के रेस्पेक्ट में बोले चाहे r के रेस्पेक्ट में। कैसे, तो फाइनल फॉर्मूला में क्या बना सकता हूं बेटा, अपन क्या लिख सकते हैं, k कौन सा, नॉन सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, k नॉन अपॉन क्या लिखूंगा मैं, k अननोन
क्या कहा के नोन अपॉन के अननोन इक्वल टू के और सी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, सी नोन अपॉन क्या लिखेंगे, सी अननोन। ठीक है, और अगर आर को लिखूं तो हमें पता है बेटा आर इनवर्स है या नहीं है, तो इनको अपने नोन अपॉन अननोन किया तो आर को मैं क्या लिखूंगा बेटा, अननोन ऊपर आएगा तो क्या लिखेंगे, आर अननोन, आर अननोन अपॉन क्या लिखेंगे, आर नोन। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो चाहे हमें सी से कंपेयर करवाए या फिर आर से कंपेयर करवाए बेटा, रटने की जरूरत नहीं है, एक ही बात दिमाग में रखनी है, क्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नोन अपॉन अननोन, ज्ञात बटे अज्ञात, ये और कुछ भी रट के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? ठीक है, तो इनको कंपेयर करते हुए हमें न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकता है बेटा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। चलो यहां तक बात समझ में आई बेटा? चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, इस पर लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस of n by 50 KCl solution, the specific conductance of n by 50 KCl solution is 0.0027 ohm inverse centimeter inverse. The specific conductance of n by 50 KCl solution is 0.0027 ohm inverse centimeter inverse, and resistance is 50 ohm, and resistance is 50 ohm, and resistance is 50 ohm. Then आगे लिखो बेटा, calculate the specific conductance of unknown solution. Calculate the specific conductance of unknown solution, concentration of which n by 10 and resistance is 100 ohm. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, n बटे 50 KCl विलियन, हिंदी में लिखो n by 50 KCl विलियन के विशिष्ट चालकत्व का मान 0.0027 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। मैं टाइम बचाने के लिए जीरो नहीं बोल रहा हूं बेटा, आप लगा लेना। n बटे 50 KCl विलियन के विशिष्ट चालकत्व का मान 0.0027 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तथा प्रतिरोध 50 ओम है। तो अज्ञात विलियन के विशिष्ट चालकत्व का मान ज्ञात करो। तो अज्ञात विलियन के विशिष्ट चालकत्व का मान ज्ञात करो। तो अज्ञात विलियन के विशिष्ट चालकत्व का मान ज्ञात करो जिसकी सांद्रता n/10, जिसकी सांद्रता n/10 तथा प्रतिरोध 100 ओम है। तथा प्रतिरोध 100 ओम है। क्वेश्चन लिख लिया बेटा? चलो बेटा इसे सोल्व करते हैं बेटा। पहली बात तो ध्यान रखना बेटा, इसमें जो आपको सांद्रता दी है, कंसंट्रेशन दी है बेटा, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम समझे तो हमें क्या दे रखा है, एक सॉल्यूशन हमें दे रखा है जिसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी किसकी बात कर रहा है बेटा, के की बात कर रहा है। के की वैल्यू ये है और इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान ये है। क्लियर?
ठीक है, कोई अननोन सॉल्यूशन है, अज्ञात विलयन है, जिसकी कंसंट्रेशन ये है, इससे हमें मतलब नहीं है, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध ये है, तो इसके K का मान क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, फिजिक्स एंड फिजिकल में मैं एक ही बात कहता हूँ बेटा, हम क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, उससे पहले अप्लाई करने की सोचते हैं कि कैसे करूं कैसे नहीं करूं, बस इजी वे में समझो कि गिवन क्या है, आस्क क्या है, क्या दे रखा है, क्या पूछा है। ठीक है, यानी कोई सॉल्यूशन था जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस K इतना है और R इतना है बेटा, क्लियर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसके लिए R इतना है तो K कितना होगा, बस कंपेयर तो करना है बेटा। तो K और R को हमने कंपेयर किया था बेटा, अभी आपको याद है मैंने कहा था, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, इजी वे में अपन ने किया था K प्रोपोर्शनल टू C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यस और नो। जिससे कंपेयर करना है, चाहे C हो चाहे R हो। यहाँ ध्यान रखना बेटा, ये C कंसंट्रेशन नहीं है, यानी n/50 n/10 मान के अप्लाई मत कर देना C को, ये C कंसंट्रेशन नहीं है बेटा, ये कंडक्टेंस है बेटा, चालकत्व का मान है, क्लियर। ठीक है बेटा, तो अपन को कंपेयर किससे करना है, R से करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, K अननोन, यानी अननोन सॉल्यूशन के लिए मुझे K चाहिए बेटा, तो क्या लिखेंगे, K अननोन अपॉन क्या लिखेंगे, K नोन इसको तो क्या लिखेंगे, K और R हमें पता है इनवर्स है बेटा, तो K अननोन अगर ऊपर लिखा है तो क्या लिखूंगा, R अननोन। जिस सॉल्यूशन की अपन बात करें बेटा R अननोन, और ये क्या आ जाएगा बेटा, K नोन अपॉन में, तो क्या लिखूंगा, R नोन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, K अननोन, ये मुझे कैलकुलेट करना ही है बेटा, अननोन है उसको ऐसा ऐसा छोड़ दो। K नोन मुझे कितना दे रखा है बेटा, वैल्यू पुट कर दो 0.0027 इक्वल टू R नॉन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मुझे कितना बोल रहा है बेटा, ये 50 ओम बोल रहा है, और ये कितना बोल रहा है बेटा, अननोन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 100 ओम, क्लियर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 2, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, K अननोन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.0027 अपॉन 2, यानी फाइनली कितना आ जाएगा बेटा 0.00135 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे किया बेटा, समझ में आया, यस और नो। तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं बेटा, इजी वे में अप्लाई कर सकते हो बेटा, कैसे करना है क्या करना, बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट, कर लिए। चलो बेटा, तो ये अपने बात की बेटा कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मेजरमेंट कैसे करना है, यानी चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व का मापन हमें कैसे करना है बेटा, क्लियर। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग टू कंडक्टेंस, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, हेडिंग लिखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू कंडक्टेंस, हिंदी में लिखो चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। कहने का मतलब है बेटा, सीधा टिक लगाने वाला ऑप्शन अगर हमें पूछे कि ऐसा हो तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो हमें कैसे करना बेटा। ओके, कई सारे फैक्टर्स अपन देखते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट फैक्टर, नंबर एंड स्पीड ऑफ आयंस, नंबर एंड स्पीड ऑफ आयंस। पहली बात तो ध्यान रखना बेटा, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने कहा था, जैसे वैसे तो अपन कंडक्टर की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करंट फ्लो करना है तो सबस्टांस कैसा होना चाहिए, कंडक्टर वाला होना चाहिए। नॉन कंडक्टर तो ले ही नहीं सकते जो करंट फ्लो ही नहीं कर सके बेटा, क्लियर। तो अपन जो सबस्टांस यूज करते हैं वो तो कंडक्टर होगा, नो डाउट। कंडक्टर भी दो टाइप का होगा बेटा, हमने कहा था मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक मतलब सॉलिड मेटल, ठीक है बेटा, जिसमें जो कंडक्टेंस का जो रीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी वो सबस्टांस जो जिसमें जो कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा, उसके आयंस की वजह से होती है बेटा, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, अपन मेनली बात करते हैं वो आयंस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि अपन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, और उसमें जो कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है उसमें मेजर रोल किसका होता है, आयंस का होता है। तो आयंस का नंबर क्या है, स्पीड क्या है, हिंदी में लिख सकते हो आयनों की संख्या व गति, क्लियर। यानी आयन का नंबर क्या है और स्पीड क्या है, इसका भी मेजर रोल होगा बेटा। तो अपन क्या कहेंगे, अगर आयंस का नंबर अगर ज्यादा होगा, आयंस का नंबर ज्यादा होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, करंट फ्लो होता ही है बेटा आयंस की वजह से। तो आयंस का नंबर अगर ज्यादा होगा तो हमें पता है करंट फ्लो अपने आप ज्यादा होगा, कंडक्टेंस
अपने आप ज्यादा होगा बेटा। क्लियर? ठीक है। स्पीड की अपन बात करें बेटा तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर स्पीड अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है आयंस की इलेक्ट्रोड पर जाकर रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बेटा। आयन क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोड पर जाकर रिएक्शन करेंगे, यानी सर्किट जल्दी कंप्लीट होगा, तो हमें पता करंट फ्लो भी ज्यादा होगा, यानी कंडक्टेंस चालकत्व का मान क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ आयंस और स्पीड ऑफ आयंस की बात करें तो दोनों ही कंडक्टेंस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा। ओके, तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, कंडक्टेंस यानी चालकत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, नंबर एंड स्पीड ऑफ आयंस, दोनों ही क्या होंगे बेटा, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बेटा। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। चलो ये तो अपने बात की बेटा किसकी, नंबर और स्पीड ऑफ आयंस की। अब बात करते हैं बेटा नंबर 2, साइज ऑफ आयंस, आयनों का आकार। साइज ऑफ आयंस, आयनों का आकार। अब बच्चों देखो कंडक्टेंस में आयनों के आकार का क्या रोल होता है बेटा, देखो आयंस की जो साइज होती है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। सिंपल सी बात है बेटा, अपन ने क्या कहा, कंडक्टेंस करंट फ्लो होना, करंट फ्लो कब होगा, जब आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर होंगे, तभी तो हमें पता है बेटा सर्किट कंप्लीट होगा, रिएक्शन होगी, यानी करंट फ्लो होगा, कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी शो होगी। क्लियर? इसका मतलब, और हमें पता आयंस के फ्लो होने में उनके साइज का भी इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। कैसे? सिंपल सी बात है बेटा, रोड पे ट्रैफिक वाली अगर अपन बात करें बेटा तो अपन देख सकते हैं, अगर ट्रैफिक ज्यादा है या फिर रोड पे अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें, अगर अपन ट्रक से जा रहे हैं या फिर बाइक स्कूटी से जा रहे हैं तो हमें पता है बेटा ट्रक के कंपैरिजन में बाइक और स्कूटी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना ज्यादा इजी है या नहीं है बेटा, है। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइज कम है तो कहीं से भी निकल जाएंगे बेटा बीच में से, यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम से कम होगा बेटा। वही बात यहां पर आ रही है बेटा, क्या अगर आयंस की साइज ज्यादा है तो सॉल्यूशन में उसे फ्लो होने में बैरियर रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ेगा। आयन का आकार अगर ज्यादा है तो विलीन के प्रवाह में क्या होगा, उसके प्रवाह में प्रतिरोध ज्यादा होगा, और अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो सीधी सी बात है बेटा आयंस का फ्लो, आयन का प्रवाह क्या हो गया, कम हो गया। आयंस का फ्लो ही अगर कम होगा तो हमें पता करंट फ्लो अपने आप कम होगा, यानी कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा बेटा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं, साइज के रेस्पेक्ट में अपन क्या कहेंगे, साइज अगर कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा, या साइज ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा बेटा। इसका मतलब साइज ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, साइज कम तो कंडक्टेंस ज्यादा, दोनों सेम है या अपोजिट है, अपोजिट। और मैंने कहा था अपोजिट के लिए हमेशा क्या रिलेशन आता है बेटा, इनवर्स। क्लियर? तो क्या लिखेंगे बेटा, साइज के रेस्पेक्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे बेटा, साइज ऑफ आयंस। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है बेटा। और फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, जैसे अपन ये एग्जांपल लिया बेटा, जैसे फर्स्ट डे वाले आयंस की अपन बात करें बेटा, तो नॉर्मली अगर अपन बात करें बेटा तो अगर साइज की जैसे अपन बात करते हैं तो साइज की अपन बात करें, नॉर्मल अगर सीक्वेंस देखें तो हमें पता है बेटा ये सीक्वेंस होता है, साइज का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता है हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, बात करते हैं सॉल्यूशन, जनरली हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं बेटा। तो नॉर्मल ये साइज का ऑर्डर देखेंगे क्या, नहीं, हम जो प्रॉपर्टी देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्वस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे बेटा, साइज इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जलीय विलयन में इनके आकार का क्रम क्या हो जाएगा बेटा, सेम ऑर्डर आएगा क्या, नहीं। इनऑर्गेनिक में एक कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, जैसे कि एक्वस सॉल्यूशन में बात करें, जलीय विलयन में बात करें तो जितना छोटा उतना मोटा, कहने का मतलब क्या है बेटा, जिसकी साइज जितनी कम होती है वो एक्चुअल में उतना ही बड़ी साइज का हो जाता है बेटा। ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो साइज का ऑर्डर क्या आएगा, अपोजिट आएगा। अब बात करें बेटा ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, इसकी अपन बात करें बेटा, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस के लिए अपन क्या कहेंगे बेटा, हमें पता है साइज जितनी कम कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा, तो हमें पता है इसकी साइज सबसे कम है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसके लिए कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी बेटा। क्या क्या समझ में आ गया? क्लियर? तो ये अपन ने किसकी बात की बेटा, यानी साइज के रेस्पेक्ट में कंडक्टेंस का आइडिया हमें कैसे लगाना बेटा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं बेटा थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड लिखो बेटा,
लिखो इंटर आयनिक डिस्टेंस एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन, यानी अंतर आयनिक दूरी व अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक दूरी व अंतर आयनिक आकर्षण के बारे में बात करें तो कैसे करना है बच्चों, सीधी सी बात है। मैंने क्या कहा बेटा, रटने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसे होगा। एक ही बात ध्यान रखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आयंस के फ्लो होने में, आयनों के प्रवाह होने में हेल्पफुल है, सहायक है, कौन सी यानी हेल्पफुल नहीं है, सहायक नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कंडक्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा बेटा। क्लियर। इंटर आयनिक डिस्टेंस, अगर अंतर आयनिक दूरी की बात करें तो सीधी सी बात है बेटा, अगर आयंस के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है बैरियर कम से कम होगा बेटा। बैरियर कम होगा, अवरोध कम होगा तो हमें पता है आयंस का फ्लो इजी होगा या नहीं होगा, आयनों का प्रवाह ज्यादा होगा। आयंस का फ्लो अगर इजी होगा, ज्यादा होगा तो हमें सीधी सी बात है बेटा कंडक्टेंस अपने आप ज्यादा होगा बेटा। क्लियर। वही ट्रैफिक वाली बात है बेटा, अभी लॉकडाउन में बात करें रोड एकदम खाली है, सीधा हम भाग के जा सकते, अपने टारगेट तक जा सकते हैं बेटा जल्दी से। लेकिन नॉर्मल वे में अगर अपन बात करें तो हमें पता ट्रैफिक ज्यादा होता है तो हमें इजीली जा सकते हैं क्या? नहीं, ट्रैफिक की वजह से हमें पता है सभी व्हीकल या पब्लिक के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस कम होती है। डिस्टेंस कम होती है तो हमें पता बैरियर ज्यादा होता है बेटा, तो हमें पता हमारे टारगेट तक पहुंचने में हमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा लगता है। वो सेम बात यहां पर है बेटा। क्लियर। तो क्या कहेंगे, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो हमें पता है आयंस का फ्लो इजी होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। मतलब डिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अट्रैक्शन की बात करें बेटा, हमें पता है आयंस के बीच में अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, सीधी सी बात है कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी कब होती है, जब इलेक्ट्रोलाइट आपने जो लिया है, वैद्युत अपघट्य लिया है बेटा, वो आयंस में टूटता है कैटायन और एनायन। कैटायन एनायन अपोजिट इलेक्ट्रोड, विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाकर क्रिया करते हैं बेटा। उसके बाद क्या होता है, यानी सर्किट कंप्लीट होता है तो क्या करते हैं अपन बच्चों, करंट फ्लो होता है। क्लियर। लेकिन आयंस के खुद के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर रिएक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर अगर उनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी अगर कम होगी तो सीधी सी बात है कंडक्टेंस यानी चालकत्व का मान भी क्या होगा, कम होगा बेटा। क्यों? क्योंकि हमें पता आयंस के खुद के दूर जाने की टेंडेंसी कम है तो सीधी सी बात है अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर रिएक्शन करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होगी बेटा। क्लियर। ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस, अंतर आयनिक दूरी ज्यादा अगर है बेटा तो क्या कहेंगे, कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो क्या कहेंगे, कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा बेटा। क्लियर। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, इंटर आयनिक डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे बेटा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। हिंदी में लिखना चाहो तो बेटा बोल सकता हूं चालकत्व, चालकत्व समानुपाती क्या कहेंगे, अंतर आयनिक दूरी, और व्युत्क्रमानुपाती क्या कहेंगे बेटा, अंतर आयनिक आकर्षण। क्लियर। तो ये अपने बात की बेटा तीसरे फैक्टर के बारे में कैसे करता है चालकत्व, कंडक्टेंस को अफेक्ट कैसे करता है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं बेटा नंबर 4, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। बच्चों देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का यहां पर क्या रोल है बेटा, आप जो वैद्युत अपघट्य लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट लेते हो सॉल्यूशन के अंदर बेटा, उसकी नेचर कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग टाइप का है या वीक टाइप का, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। कैसे, नॉर्मली अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अपन आयनिक में डिटेल से पढ़ते बेटा इनको। कैसे, इलेक्ट्रोलाइट अगर है मतलब वो कैटायन एनायन में ब्रेक तो हो सकता है, लेकिन उसकी कैटायन एनायन में ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या है,
उसके अकॉर्डिंग उसे नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग या वीक। अगर उसके ब्रेक होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल वैद्युत अपघट्य। लेकिन अगर उसके ब्रेक होने की टेंडेंसी कम है तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्लियर। यहां अपन बात करें नेचर की, इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग वाला होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी नहीं होगी। अगर उसके आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है करंट फ्लो अपने आप क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा। वही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें पता है उसकी आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी कम होगी स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में। अगर उसके आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी अगर कम है तो सीधी सी बात है बेटा क्या होगा, करंट फ्लो अपने आप ही कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा। क्लियर। तो अपन स्ट्रॉन्ग और वीक को अगर अपन कंपेयर करें बेटा तो अपन क्या कह सकते हैं, वीक के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि वो इजीली आयंस में डिसोशिएट हो सकता है बेटा। क्लियर। ठीक है, तो लिखो बेटा, द रेट ऑफ आयनाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट the rate of ionization for strong electrolyte is greater. The rate of ionization for strong electrolyte is greater compare as weak electrolyte. The rate of ionization for strong electrolyte is greater compare as weak electrolyte. So conductance of strong electrolyte, also will greater. So conductance of strong electrolyte also will greater compare as weak electrolyte. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, प्रबल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा प्रबल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुलना में अधिक होती है। प्रबल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुलना में अधिक होती है। अतः प्रबल वैद्युत अपघट्य के चालकत्व का मान, प्रबल वैद्युत अपघट्य के चालकत्व का मान दुर्बल वैद्युत अपघट्य के चालकत्व का मान दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुलना में अधिक होता है। क्लियर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट फैक्टर नंबर 5, अपना और वेस्ट इंडीज वाला याद है ना बेटा, टेम्परेचर, तापमान। आप कहोगे सर टेम्परेचर, तापमान का यहाँ पर क्या रोल है? तापमान का रोल ये है बेटा, हमें पता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो ये बताओ वैद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोलाइट के आयंस में डिसोशिएट होने की प्रवृत्ति, आयनों में वियोजित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती नहीं होती? ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमें पता है बेटा आयंस के नंबर ऑफ आयंस अपने आप ज्यादा होंगे, और अगर आयंस का नंबर अगर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा तो सीधी सी बात है बेटा कंडक्टेंस अपने आप क्या होगी? ज्यादा होगी बेटा। बात समझ में आ गई? क्लियर। तो अपन क्या कहेंगे, विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस अपने आप क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर। लिखो बेटा, विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, with increasing in temperature
increasing in temperature, the rate of ionization, with increasing in temperature, the rate of ionization of electrolyte, with increasing in temperature, the rate of ionization of electrolyte increases. The rate of ionization of electrolyte increases. So conductance also will increase. Conductance also will increase. हिंदी में क्या कह सकते हैं बेटा? ताप में वृद्धि से वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ती है। ताप में वृद्धि से वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ती है। अतः चालकत्व का मान भी बढ़ता है। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं बेटा? कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, चलो बेटा, तो ये तो अपने बात की बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग टू कंडक्टेंस। अपने 1 by 1 बेटा 5 फैक्टर्स की अपने बात की है। पहला कौन सा? नंबर और स्पीड ऑफ आयन। दूसरा अपने कौन सा किया बेटा? साइज ऑफ आयन। तीसरा अपने क्या किया? इंटरआयनिक डिस्टेंस और इंटरआयनिक अट्रैक्शन। नंबर 4 पे अपने क्या किया बेटा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 5 पे अपने क्या किया? टेम्परेचर। यहां तक बात समझ में आई बेटा? ओके, लेकिन एग्जाम में इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा बेटा। ये अपने कोचिंग के टेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक के लिए थे बेटा। सिर्फ क्लियर? ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा? नंबर 6। इसको स्टार मार्क करके लिख रहा हूं बेटा। नंबर 6 लिखो, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। सांद्रता और तनुता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, सांद्रता व तनुता। पहली बात तो देखो बेटा, बेसिकली बच्चे को ये आइडिया होना चाहिए कि कंसंट्रेशन डाइल्यूशन इनका मीनिंग क्या होता है। कंसंट्रेशन नॉर्मली हम सॉल्यूशन चैप्टर में बात करें बेटा कि कोई भी सॉल्यूशन होता है, विलियन होता है, उसका निर्माण क्या करते हैं? उसका फॉर्मेशन अपन 2 कंपोनेंट से करते हैं बेटा। एक क्या होता है? सॉल्यूट। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। क्लियर? अपन क्या करें? अगर कंपैरेटिवली सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो अपन क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। क्लियर? और कंपैरेटिवली अगर सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है तो अपन क्या कहेंगे बेटा? यानी सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यानी विलय की मात्रा अगर ज्यादा है तो अपन क्या कहेंगे? विलयन कैसा है? सांद्र विलयन है। और विलायक की मात्रा अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो अपन क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन है बेटा। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा? सॉल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा उतना ही लेस डाइल्यूट होगा। क्या कहा? जितना ज्यादा सांद्र होगा उतना ही कम तनु होगा। एक ज्यादा तो दूसरा कम, मतलब क्या होगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहेंगे बेटा? कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कहेंगे बेटा? डाइल्यूशन। एक बात तो ये ध्यान रखनी है बेटा। क्लियर? ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बच्चों, देखो मेन फैक्टर होता ही है बेटा डाइल्यूशन का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो बेटा, चाहे मोल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे आयनिक हो, चाहे अपन बात करें बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हो, अपन डाइल्यूशन के इफेक्ट आता है, अपन डिस्कस करते हैं डाइल्यूशन का। लेकिन डाइल्यूशन का डायरेक्टली रिजल्ट कभी मत बताना बेटा। क्यों? अपन जो भी चेंजेस करते हैं उसका इफेक्ट आता है कंसंट्रेशन पर। ओके, और कंसंट्रेशन की वजह से अपन फिर डाइल्यूशन जो है, तनुता है बेटा, उसकी स्टडी करते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। तो बात करते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के लिए जैसे अपन ने कहा, डाइल्यूशन का मतलब भी क्या होता है? सॉल्वेंट की अमाउंट इंक्रीज करते जाना, विलायक की मात्रा में वृद्धि करते जाना। अगर अपन सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें पता है बेटा
इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, उसके ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या नहीं होगी? ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ब्रेक होगा तो बच्चों क्या कहेंगे? हमें पता है नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या इंक्रीज होगी नहीं होगी? होगी। आप कहोगे से जरूरी है क्या सर हमेशा इंक्रीज हो? आपने कहा था प्रबल वैद्युत अपघट्य जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो और ब्रेक नहीं होता, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, यानी वो तनुता, उसके आयनन की मात्रा तनुता पर निर्भर करती है क्या? नहीं करती। तो बच्चों बात आपकी सही है, लेकिन हमें पता है अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य है उस पर तनुता का प्रभाव कैसे आएगा? भले ही उसके आयनन की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन तनुता क्या करेगा? आयनों की गति में जरूर परिवर्तन कर देगा बेटा। क्लियर? और आयनों की गति अगर बढ़ेगी तो भी हमें पता है क्या होगा? चालकता में परिवर्तन जरूर आएगा बेटा। क्लियर? ठीक है। तो मेनली अपन क्या कहेंगे? डाइल्यूशन की बात करें, डाइल्यूशन के रेस्पेक्ट में अपन क्या कहेंगे? विद इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस एंड स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेस। क्लियर? क्या कहा? नंबर ऑफ आयंस एंड स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेज। सो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। मैंने क्या बोला है बेटा? यानी तनुता में वृद्धि से आयनों की संख्या और गति में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो चालकत्व है C, मोलर चालकत्व है लैम्डा m, तुल्यांकी चालकत्व है लैम्डा EQ बढ़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस K डिक्रीज होता है। विशिष्ट चालकत्व है K का मान कम होता है। फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लेना अच्छे से। क्या नॉर्मली बच्चा क्या आंख बंद करके सीधा करता है कि तनुता बढ़ रही है तो चालकता का मान बढ़ता जाएगा, कि नंबर और स्पीड दोनों बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना बेटा, K का मान ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा? डिक्रीज होगा बेटा। क्यों? क्योंकि K का मतलब ही क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और मैंने क्या कहा था? जहां स्पेसिफिक वर्ड आ जाए समझ आना, पर यूनिट के रेस्पेक्ट में, पर यूनिट के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे तो क्या वॉल्यूम भले ही इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ आयंस ऑलमोस्ट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे बेटा, उनमें इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होता बेटा। तो क्या कहेंगे? पर ml के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। आप कहोगे सर कैसे? तो इजी वे में समझो बेटा। सपोज करो मैंने सॉल्यूशन लिया है, उसका वॉल्यूम मैं बोल रहा हूं 10 ml। सपोज करो 10 ml में मान लो पहले 10 आयंस थे बेटा। क्लियर? मैंने क्या कहा? फॉर एग्जांपल मैंने समझने के लिए माना है बेटा कि 10 ml अपन ने कोई सॉल्यूशन लिया था, उसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 10। इसका मतलब 10 ml में 10 आयंस है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? पर ml के रेस्पेक्ट में। तो पर ml के रेस्पेक्ट में हमें पता है नंबर ऑफ आयन कितने आ गए, अगर कंपेयर करें तो 1 आयन। क्लियर? ठीक है। अब अपन बात करें, मान लो सॉल्यूशन को मैं क्या ले लूं बेटा? 20 ml ले लूं। मान लो इसको मैंने डाइल्यूट कर दिया, यानी इसका वॉल्यूम मैंने कितना ले लिया? 20 ml ले लिया। तो बच्चे के दिमाग में आएगी सर पर ml में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कैसे होंगे? 10 ml में 10 आयन थे तो 20 ml में ये भी तो इंक्रीज हो जाएगा। बात आपकी सही है बेटा, नंबर ऑफ आयंस पहले के कंपैरिजन में ग्रेटर जरूर होंगे, ज्यादा जरूर होंगे, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं होंगे कि वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो नंबर ऑफ आयंस भी डबल हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? नंबर ऑफ आयन नो डाउट इंक्रीज होगा, हो सकता है, लेकिन ये डबल हो तो ये भी डबल हो जाए कोई जरूरी नहीं है। यानी जितना वॉल्यूम में चेंज होगा उसके कंपैरिजन में आयंस के नंबर में चेंजेस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। कैसे? सपोज करो बेटा जहां 10 आयंस थे, सपोज करो अभी 12 आयंस हो गए। एग्जैक्ट डबल तो नहीं होगा बेटा, इतना चेंजेस तो नहीं आता। अब मैथमेटिकली कंपेयर करें बेटा तो क्या कहेंगे? पहले 10 ml में 10 आयन थे, 1 ml में कितना आ रहा है? 1। अब 20 से कंपेयर करें तो क्या करेंगे? 10 ml में 10 था तो 20 में क्या करेंगे बेटा? इससे कंपेयर करें तो नंबर ऑफ आयंस पहले के कंपैरिजन में पर ml में कम होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। और पर ml वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो हमें पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज डिक्रीज। बेटा समझ में आ गया? यस और नो? तो इस बात को खासकर ध्यान रखना बेटा। क्लियर? स्टार मार्कर के लिखो बेटा, ये पॉइंट लिखो। विद इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन, स्टार मार्कर के लिख लेना इस पॉइंट को, गलती करवाएगा 100%, ध्यान रखना। विद इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन, विद इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन number and speed of ions, with increasing in dilution number and speed of ions, number and speed of ions, number and speed of ions increases, number and speed of ions increases, number and speed of ions increases. So conductance
कॉमा मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कॉमा मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस increases but number of ions in per ml volume decreases, so specific conductance decreases. Clear? हिंदी में लिखो बेटा, तनुता में वृद्धि से आयनों की संख्या, व गति बढ़ती है। तनुता में वृद्धि से आयनों की संख्या व गति बढ़ती है। अतः चालकत्व कॉमा मोलर चालकत्व कॉमा तुल्यांकित चालकत्व का मान बढ़ता है। चालकत्व कॉमा मोलर चालकत्व व तुल्यांकित चालकत्व का मान बढ़ता है, लेकिन प्रति ml आयतन में आयनों की संख्या घटती है। प्रति ml आयतन में आयनों की संख्या घटती है। अतः विशिष्ट चालकत्व का मान कम होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे बेटा अपन, डायल्यूशन की बात करें बेटा तो क्या कहेंगे, देखो डायल्यूशन अगर इंक्रीज होगा तो अपन ने क्या कहा बेटा, कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा बेटा, ये भी इंक्रीज होगा। बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। ध्यान रखना बेटा, गलती करवा देगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है ये अपन ने बात की है बेटा, और इस पॉइंट को स्टामा करना है। क्लियर? चलो बेटा, तो ये अपने फैक्टर अफेक्टिंग में बेटा जो अपना कंसंट्रेशन डायल्यूशन वाला आता है बेटा, इसको अपन कल और आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, डिटेल से इसे और एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है, क्या करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक जो पीछे का मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया बेटा, वो अच्छे से पढ़ के वापस रिवाइज करना ताकि कनेक्टिविटी बनेगी बेटा। ठीक है, और इसके आगे अपन डेली कंटिन्यू करते जाएंगे बेटा। क्लियर? ठीक है, ओके, बाय।